फिर से स्वागत है साथियों आपका मेरे YouTube चैनल त्रिशूल आरबीएसई हब में, जिसमें हम पढ़ रहे थे 9th क्लास की NCERT विज्ञान विषय हिंदी माध्यम में, जिसमें अपन चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा था, जिसके 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। 3 वीडियो में आपने कोशिका झिल्ली, कोशिका की संरचना वगैरह ये सब का अध्ययन कर लिया था। कल वाली क्लास पार्ट नंबर 3 के बारे में 1 मिनट में कुछ बता देता हूँ आपको कि पार्ट 3 में आपने परासरण को बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो यदि किसी को परासरण में समस्या आ रही है तो पार्ट नंबर 3 देख लो, परासरण कभी भी नहीं भूलोगे आप। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से परासरण पढ़ा दिया गया था। तो बिना टाइम खराब करे आ जाइए मेरे साथ कॉपी और पेन लेके, अपन आज पढ़ते हैं कक्षा 9th विज्ञान अध्याय नंबर 5। इस अध्याय का नाम है जीवन की मौलिक इकाई यानी कोशिका। कोशिका का पार्ट नंबर 4 लेके आया हूं, जिसमें एक कोशिका झिल्ली में एक सामान्य सी बात रह गई है जो आज मैं बता देता हूं। फिर अपन आगे कोशिका भित्ति की आज स्टडी करेंगे, यानी आज अपन कोशिका भित्ति सेल वॉल को पढ़ के जाएंगे। तो पहले आ जाइए, 2 नंबर का क्वेश्चन आपके आ सकता है। ये अलग ही पॉइंट पढ़ा है एनसीईआरटी में, इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। प्रश्न आएगा एग्जाम में, एंडोसाइटोसिस क्या है तथा किसमें पाया जाता है। बहुत ही आसान है, आपको बता दिया कि कोशिका झिल्ली होती है वो लचीली होती है। कैसी होती है? लचीली, मुलायम होती है। वो प्रोटीन और वसा की बनी हुई होती है, इतना पता है। तो ये लचीलेपन का फायदा कुछ एक कोशिक जीव उठाते हैं। एक कोशिक जीव जैसे कि अमीबा, ये लोग क्या करते हैं, मान लो ये अमीबा की कोशिका है, ये अमीबा की कोशिका है। अब इनके क्या खाना वाना खाने का सिस्टम अपने जैसा नहीं होता कि अलग से मुंह होगी, आंत वगैरह होंगे, आमाशय होगा, खाने को पचाएंगे। एक ही तो कोशिका है। तो जब इसको खाना लेना होगा, मान लो ये पानी में पड़ा है और इसको अपना खाना खाना है, तो ये खाने को क्या करता है, अपनी ये बाहर वाली क्या होती है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। तो खाना ये कोशिका झिल्ली ही अंदर ले लेती है। कोई खाना जैसे मान लो यहाँ आ गया खाना, यहाँ पे ये आ गया फूड है, ये आपका खाना है, खाना। अब कोशिका झिल्ली क्या करती है, इसको अंदर लेके ऐसे लपेट के अंदर ले लेती है। जैसे 1-2 डायग्राम और समझाता हूँ मैं आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये खाना है, ये खाना, इसको धीरे धीरे कोशिका झिल्ली ऐसे जद में ले लेती है, ऐसे देखो ऐसे बंद करने लग जाती है अपने आप में। फिर अगले डायग्राम में थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगा। ये खाना है, अब इसको कोशिका झिल्ली एकदम ऐसे गोल रूप से बना के ऐसे बना लेती है। यानी ये कोशिका झिल्ली इसके आसपास जाके इसको कवर कर लेती है और कवर करके इस खाने को अंततः खा ले लेती है अंदर। और ये कोशिका झिल्ली वापस यहाँ से रिपेयर हो जाती है और लास्ट में खाना है आपका, ये खाना कहाँ पहुँच जाएगा, ऐसे अंदर की ओर पहुँच जाएगा, यहाँ आ जाएगा खाना। तो ये प्रोसेस देखो भाई, जब भी ये एक कोशिक जीव जैसे कि अमीबा, इनको यदि खाना लेना है तो कोशिका झिल्ली ही क्या करती है, लचीली होती है, खाने के आसपास में फैल जाती है, खाने को कवर करके अंदर ले लेती है, अंदर आने देती है और ऐसे करके खाने को अंदर ले लेती है। और इसी को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ये वर्ड बायोलॉजी का है, इसको ऐसे ही याद करना है, एंडोसाइटोसिस। तो क्या बोलेंगे आज के बाद में जब आपसे कोई पूछे एंडोसाइटोसिस क्या होता है, तो एंडोसाइटोसिस एक कोशिक जीव जैसे अमीबा में जो कोशिका झिल्ली लचीली होती है, तो कोशिका झिल्ली के माध्यम से खाने का खाना यानी खाने का अंतर्ग्रहण करना, फूड का अंतर्ग्रहण करना, अंदर लेकर आना ही एंडोसाइटोसिस कहलाता है। किसमें पाया जाता है? एग्जाम्पल तो आप कह सकते हो, अमीबा इसी विधि द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। अमीबा इसी विधि द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। तो बस इसकी 3-4 लाइनें आपको याद होनी चाहिए। इसमें कोई डायग्राम वगैरह नहीं है सिलेबस में, ये तो मैंने आपको समझाने के हिसाब से बना दिया है कि एंडोसाइटोसिस कैसा होता है। खाना कोशिका झिल्ली के पास आता है, कोशिका झिल्ली इसको कवर करके अंदर ले लेती है। तो यहाँ कोई मुंह वगैरह, दांत वगैरह कुछ भी काम नहीं आए हैं अमीबा वगैरह में। कोशिका झिल्ली ने ही खाना खा लिया है, कोशिका झिल्ली ने ही खाना अलग अंतर ले लिया है, और इसी विधि को क्या बोल देंगे, एंडोसाइटोसिस। तो मैं इसको सिस्टमेटिक 2 लाइनों में लिखवा देता हूं, आप भी आ जाइए मेरे साथ। एंडोसाइटोसिस को मैंने साधारण सिंपल भाषा में लिख दिया, आ जाइए याद करते हैं। एंडोसाइटोसिस, कोशिका झिल्ली लचीली होने के कारण
एक कोशिक जीवों में बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन व अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करती है। इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन और कुछ अन्य पदार्थ ग्रहण करने में लचीली होने के कारण कोशिका झिल्ली है वो सहायता करती है। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आ जावे, एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया किस जीव में पाई जाती है? तो क्वेश्चन फट से सही हो जाएगा। आंसर क्या लिख के आओगे? अमीबा। एंडोसाइटोसिस रेडी हो गया होगा। तो कोशिका झिल्ली रेडी है तुम्हारी। उसके अंदर विसरण खूब ज्यादा पढ़ लिया, प्रासरण तो पूरी एक क्लास पढ़ ली 36 मिनट की। आज अपन चालू कर रहे हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तो नई हेडिंग डाल लीजिए, फ्रेश हेडिंग, सेल वॉल कोशिका भित्ति। आ जाइए भाई, कोशिका भित्ति को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट में पे समझ लेंगे और उसके सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे जो अपन सही करके आ जाएंगे। देखो, जंतु कोशिका है, एनिमल सेल, जैसे कि हम लोग हो गए, बाकी जंतु आप समझते हैं। इनकी कोशिका में सबसे बाहर कौन सी परत पाई जाती है? आपने पढ़ ली कोशिका झिल्ली। क्यों पाई जाती है, क्या होता है? लेकिन जब आप पौधों की कोशिका को देखोगे, किसी पौधे की कोशिका को देखोगे, तो कोशिका झिल्ली से बाहर एक परत और पाई जाती है। कोशिका झिल्ली से बाहर, यानी सबसे बाहरी परत वहां पे क्या होती है? कोशिका भित्ति। ध्यान रखना। तो पौधों में, कवकों में और जीवाणुओं में, इन लोगों में क्या होती है? अपन से एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है कोशिका के बाहरी भाग, जिसको कहते हैं कोशिका भित्ति। ये दृढ़ होती है, जटिल होती है, मजबूत होती है। तो क्या प्रकृति ने ऐसा क्यों किया अपने साथ? तो अपन देखो क्या होते हैं, अपन मूवेबल प्राणी हैं, अपन चल सकते हैं। तो अपने जैसे मौसम सूट नहीं हो रहा, गर्मी ज्यादा है, ठंड ज्यादा है, बारिश हो रही है, यानी अपने प्रतिकूल कुछ हो रहा है, तो अपन जगह बदल सकते हैं, स्थान परिवर्तित कर सकते हैं, अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। अतः अपना शरीर मुलायम होता है। बट क्या होता है, पौधे एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते। ये जीवाणु, विषाणु, ये जो जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा टफ जगह पाए जाते हैं। तो वहां पे यदि इनके ऊपर कोई बाहर दूसरी परत नहीं होगी तो ये पौधे जल्दी ही नष्ट हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, दृढ़ नहीं रहेंगे। अब अपन को यदि दृढ़ कर दिया तो अपन घूम फिर नहीं पाएंगे, मुड़ नहीं पाएंगे। तो अपन में तो कोशिका झिल्ली ही पाई जाती है, वही अपने लिए बेस्ट है। बट पौधों में यदि पौधों को ज्यादा मुलायम बना दिया गया, कोमल बना दिया गया, तो वो ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसलिए ये पौधे, जैसे पौधे हो गए, कवक हो गए, जीवाणु हो गए, आप तो 3 चीजें याद रखो, पौधों में, कवकों में और जीवाणुओं में, इन लोगों के अंदर कोशिका झिल्ली से बाहर एक एक्स्ट्रा परत और पाई जाती है, जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति होती है, वो जटिल होती है, दृढ़ होती है, मतलब मजबूत होती है, और उसका मुख्य काम ही क्या है? ये कोशिका की रक्षा करती है। तो ये बस आपका कोशिका भित्ति वाला कॉन्सेप्ट हो गया। एक थोड़ी सी अब 2 बातें वो सुन लो कि ये बनती किस चीज की, इतनी दृढ़ होती हैं। तो कभी भी आपको पौधों में पूछे कि पौधों में, पर्सन बहुत शानदार है, ध्यान से सुनना, पौधों में कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनती है? सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो पौधों में, पादपों में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनती है। याद कर लीजिए, किसकी बनती है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज वो ये केमिकल है, पदार्थ है, बाद में पता चल जाएगा जब हाई स्टैंडर्ड क्लासेज में जाओगे तो सेल्यूलोज की संरचना पढ़ाते हैं वहां पे। ये एक बहुलक होता है। तो आप तो याद रखो, पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनती है? सेल्यूलोज की बनती है। अगला क्वेश्चन आएगा, कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनती है? तो याद करने पड़ेंगे, काइटिन की बनती है। कवक काइटिन, कैसे कवकों में काइटिन की बनती है। याद हो जाएगा, अपने अभी लिखवा देंगे। जीवाणुओं में कोशिका भित्ति किसकी बनती है? तो पेप्टिडोग्लाइकेन। ये थोड़ा वर्ड आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। तो तीनों में याद कर लो भाई। पौधों में कोशिका भित्ति किसकी बनती है? बताओ। सेलुलोज की, फिर कवकों में काइटिन की, जीवाणुओं में पेप्टिडोग्लाइकेन की, पादपों में सेलुलोज की, कवकों में काइटिन की, और आपके जीवाणुओं में किसकी? पेप्टिडोग्लाइकेन की। तो कोशिका भित्ति की कुछ कुछ बातें आपको अच्छे से याद हो गई होगी। और कोशिका भित्ति का काम पूछे तो क्या बताओगे? तो कोशिका भित्ति होती है वो किसी भी पादप को वगैरह को, उनको दृढ़ता प्रदान करती है, कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। ये चीजें उसका काम हो गया।
इसके अलावा और देखो जीवाणुओं में उनमें क्या कर रही है, तो उनको भी पर्यावरण से तो सुरक्षा करती ही करती है, लेकिन वो मान लो कि पानी के अंदर है, तो पानी कल ही बताया था परासरण में, यदि वो पानी के अंदर पड़े हैं तो पानी उनकी कोशिकाओं के अंदर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा परासरण के कारण, तो कोशिकाएं फैल जाएंगी और फैल के कोशिकाएं फट जाएंगी, तो ऐसे इन जीवों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ये छोटे छोटे जीव है ना, जो आपके कवक वगैरह हैं, ये जीवाणु वगैरह हैं, तो इनकी कोशिकाएं तो कभी भी फट सकती हैं। अतः ये कोशिका भित्ति यदि इनके बाहर रहेगी ना, तो मान लो कोशिका फैलेगी ना, तो कम से कम फटने नहीं देगी। कौन नहीं फटने देगी? कोशिका भित्ति। झिल्ली तो लचीली होती है, मुलायम होती है, वो तो तुरंत फट जाएगी। ऐसे तो कोशिका फट फट के ये जीव खत्म हो जाएंगे। तो जब पानी अंदर चला जाएगा तो कोशिका भित्ति इनको फटने से बचाती है। पानी तो बाहर दाब लगाएगा, लेकिन कोशिका भित्ति मजबूत होती है, टाइट होती है, फटेगी नहीं, अंदर दाब लगा के उस दाब को संतुलित कर देगी। तो ये है कोशिका भित्ति। आपको 2 लाइन एक्स्ट्रा ही बताइए सिलेबस से, कुछ भी इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो अब इस कोशिका भित्ति को विथ डायग्राम में बढ़िया सा लिख देता हूं और एक बार आपको और समझा देता हूं। तो चलिए मेरे साथ करते हैं अपन। आइए कोशिका भित्ति को लिखना प्रारंभ करते हैं। एग्जाम में आ जाओ, कोशिका भित्ति का वर्णन करो, कोशिका भित्ति को समझाओ, तो पहले बना के आएंगे डायग्राम। आ जाइए डायग्राम की तरफ। ये मैंने केंद्रक बनाया है, तो ये केंद्रक है, ध्यान रखना ये केंद्रक है, दिख गया। केंद्रक के बाहर ये पानी या जेली जैसा पदार्थ बना रहता है, कौन होता है? कोशिका द्रव्य, बता दिया। कोशिका द्रव्य से बाहर कौन रहती है? कोशिका झिल्ली। ये ब्लैक कलर वाली लेयर दिख रही होगी, रंगीन बनाए मैंने, ये कौन है? कोशिका झिल्ली। अब इस कोशिका झिल्ली से भी बाहर की तरफ वो कौन होती है? तुम्हारी कोशिका भित्ति। ये ब्लू कलर वाली लेयर दिख रही होगी, ये कौन है? कोशिका भित्ति। तो यदि ये डायग्राम बना के आए आप तो कोई नंबर नहीं कटने वाला। ये होती है कोशिका भित्ति। चलो हो गया, इधर आ जाओ। अब पादप व कुछ अन्य कोशिकाओं, यानी कहां कहां पाई जाती है? पादप व कुछ अन्य कोशिकाओं जैसे कवक व जीवाणु, आगे लिखवा देंगे। में कोशिका झिल्ली से बाहर एक दृढ़ जटिल परत पाई जाती है। दृढ़ होती है, जटिल परत पाई जाती है, ये कोशिका भित्ति होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। पादप की कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है, बहुत ही जटिल पदार्थ है। यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। सेलुलोज का काम क्या है? संरचनात्मक दृढ़ता। देखो पेड़ सीधे खड़े रहते हैं, आंधी बरसात में बहुत ही कम टूटते हैं, मजबूती के साथ किसी भी पर्यावरण में खड़े हुए रहते हैं। उसका कारण है सेलुलोज। और सेलुलोज किस वजह से है? कोशिका भित्ति की वजह से। तो संरचनात्मक दृढ़ता यानी उनके आकार में जो दृढ़ता पाई जाती है वो किसके कारण है? सेलुलोज के कारण। और सेलुलोज किसके कारण है? कोशिका भित्ति के कारण। तो आपने 2 महत्वपूर्ण लाइनें पढ़ ली होगी कोशिका भित्ति में, ये डायग्राम सीख लिया होगा। अब कुछ 3-4 लाइनें और लिखता हूं मैं, इनको मिटा के, पहले आप इनको नोट कीजिए। 2 लाइन अपन इसमें याद कर लेते हैं कि कोशिका भित्ति के कार्य। मैंने क्या किया, बुक में से कार्य निकाल के उनको अलग लिखवा दिया ताकि याद हो जाएंगे। कोशिका भित्ति के कार्य पूछ ले एग्जाम में, तो कोशिका भित्ति पौधों, कवक, बैक्टीरिया की कोशिकाओं को तनु विलयन में फटने से बचाती है। ये मैंने समझा दिया था। जब भी ये कोशिकाएं किसी तनु विलयन यानी पानी के अंदर पड़ी हुई रहेगी, तो बाहर पानी ज्यादा होगा, अंदर की तरफ इनका घोल है वो शानदार रहेगा। मतलब अलग पराशरी वाला, कल वाली क्लास की बात हो रही है। तो पानी कोशिका के अंदर जाएगा, कोशिका फूलेगी, अंततः फट जाएगी। लेकिन कोशिका भित्ति ऊपर रहेगी तो फटने से बचा देगी। तो बहुत ही अच्छा सा एक उपयोग है कि कोशिका भित्ति इन कोशिकाओं को फटने से बचाती है। अगला प्रश्न ये पहले ही पढ़ लिया। ये पादपों को दृढ़ता प्रदान करती है, पादपों को दृढ़ता प्रदान करती है तथा जीवों को प्रतिकूल माध्यम में सुरक्षा प्रदान करती है। बाकी छोटे छोटे जीव हैं आपके, कवक हो गए, बैक्टीरिया हो गए, इनको प्रतिकूल माध्यम, प्रतिकूल तो जानते हो, जो अपने मौसम सेट नहीं हो रहा हो, प्रतिकूल माध्यम में सुरक्षा प्रदान करती है। ठंड से, गर्मी से, जिससे भी बचाना हो, एसिड से, किसी भी चीज से जीव की सुरक्षा करनी हो तो कौन करती है? कोशिका भित्ति। तो आपके जो भी कार्य पूछे कोशिका भित्ति के, तो 2 काम लिख के आ जाना, आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। अब 3 लाइनें वो लिख लेते हैं। कौन सी? पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनती है? सेलुलोज की। कवकों में काइटिन की और बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन की। वो नोट लगा के लिख लेते हैं, वो कार्य नहीं है, ध्यान रखना, वो नोट के पॉइंट है। नोट लगा के 3 प्रश्न याद कर लेते हैं अपन। ये लो 3 लाइनें और याद कर लो भाई।
पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनती है, कवकों में कोशिका भित्ति काइटिन की, ये वर्ड अच्छे से देख लेना। और बैक्टीरिया यानी जीवाणु में कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन, 2 टुकड़ों में याद कर लो, पेप्टिडोग्लाइकेन। तीनों 3 नंबर के अच्छे पर्सन है, शानदार, कंपटीशन में खूब ज्यादा आते हैं, आगे आपके बहुत काम आएंगे। इस हिसाब से आपकी कोशिका भित्ति तो पूरी हो गई है, लेकिन कोशिका भित्ति का एक गुण रह गया। गुण का मतलब एक घटना है कोशिका भित्ति से संबंधित, वो अपन पढ़ लेते हैं और कोशिका भित्ति को आज कंप्लीट कर लेते हैं। लिखिए पहले ये एक लास्ट चीज समझ लीजिए भाई, ये मैंने पहले ही लिख दिया है क्योंकि इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है। आप पहले इस तरफ मत देखो, आप मेरे को देखिए पहले। ये कोशिका भित्ति है, इसके अंदर है कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली के अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव्य भरा हुआ रहता है, केंद्रक वगैरह भरा हुआ रहता है। अब आपने क्या किया, इसको अतिप्रासरी विलयन में रख दिया। अतिप्रासरी विलयन का मतलब है इस कोशिका से पानी है वो बाहर निकलेगा। तो जैसे इस कोशिका से पानी बाहर निकलेगा, ध्यान रखना पूरी कोशिका ना सिकुड़ के, ये कोशिका भित्ति तो दृढ़ होती है, मजबूत होती है, तो वो तो वैसी की वैसी खड़ी हुई रह जाएगी, वैसी की वैसी संरचना। उसकी संरचना तो कैसी होती है, दृढ़, क्योंकि उसमें क्या होता है, सेलुलोज, तो वो तो सिकुड़ेगी नहीं। और बाकी सारी कोशिका में से पानी बाहर निकल जाएगा तो गुब्बारे की तरह एकदम सिकुड़े जाएगी और कोशिका भित्ति के अंदर ऐसी की ऐसी सिकुड़ जाएगी। इस घटना को क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य कुंचन, कुंचन होने का मतलब है संकुचित हो जाना, जीव द्रव्य संकुचित हो गया। तो देखो इस चीज को ध्यान से पढ़ो। लेकिन ये घटना कहाँ होती है, यदि कोई नॉर्मल कोशिका को तुम डालोगे तो अपनी तो पूरी कोशिका ही सिकुड़ जाएगी, लेकिन किसी पादप कोशिका को तुम डालोगे अतिपराश्रयी विलयन में तो कोशिका भित्ति तो दृढ़ है, मजबूत है, वो तो सिकुड़ेगी नहीं, और उससे अलग होके बाकी सारा पदार्थ है वो सिकुड़ जाएगा। और इसी घटना को क्या कह देते हैं, जीव द्रव्य कुंचन। पढ़ के देख लो, एक बार में समझ में आ जाएगा मामला। जीव द्रव्य कुंचन, प्लाज्मोलाइसिस, इंग्लिश वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोलाइसिस। जब किसी पादप कोशिका, ये घटना किसके साथ होती है भाई, पादप कोशिका, उन कोशिकाओं के साथ होगी ये घटना जिनमें भित्ति पाई जाती है, झिल्ली वालों के साथ नहीं होगी। जब किसी पादप कोशिका में प्रासरण द्वारा पानी की हानि होती है, मतलब पानी बाहर निकल जाता है, तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ सिकुड़ जाते हैं। सारा पदार्थ सिकुड़ जाएगा। सारे पदार्थ का मतलब यहां देखो इस कोशिका को, ये तो बाहर वाली नीले कलर वाली भित्ति है, ये ब्लैक कलर है वो कोशिका झिल्ली है, इसके अंदर जो द्रव्य पाया जाता है कोशिका द्रव्य, और ये अंदर है केंद्रक। ये सारा पदार्थ ही सिकुड़ जाएगा अंदर से, पूरे पदार्थ, कोशिका भित्ति यूं की यूं रह जाएगी। इधर आके देख लो, कोशिका भित्ति वैसी की वैसी संरचना में है और ये बाकी सारी कोशिका सिकुड़ के एक कोने में इकट्ठी हो गई। देख लीजिए, ये आपकी कोशिका झिल्ली भी सिकुड़ गई, ये पदार्थ भी कम पड़ गया, ये केंद्रक वगैरह भी सारे सब कुछ सिकुड़ जाएंगे, क्योंकि इनमें से है क्या है, जल की मात्रा है वो बाहर निकल चुकी है। तो ये ऐसी कुछ संरचना दिखेगी। देखो तो इस डायग्राम को अच्छे से समझो। पहले ऐसे फुल फिल डायग्राम है, भरा हुआ डायग्राम है, फिर जल बाहर निकलने के बाद में जीव द्रव्य कुंचन हो जाएगा, भित्ति वैसी की वैसी रहेगी देखो, और बाकी कोशिका सिकुड़ जाएगी। तो कोशिका झिल्ली सहित ही सिकुड़ जाएगी, कोशिका झिल्ली खुद भी सिकुड़ जाएगी। तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ हैं वो सिकुड़ जाते हैं, परंतु कोशिका भित्ति संकुचित नहीं होती है। कौन संकुचित नहीं होगी, कोशिका भित्ति संकुचित नहीं होती है। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। जीव द्रव्य कुंचन की घटना है वो किसमें होती है, पहली बात तो भित्ति के कारण होती है। और आपको क्या जीव द्रव्य कुंचन को चित्र सहित समझाइए, तो समझा देना। ये 2 डायग्राम बनाने हैं, डायग्राम को ध्यान से देख लो। ये ब्लू वाली भित्ति है, ब्लैक वाली झिल्ली है, बाकी पदार्थ है, जीव द्रव्य है, सारा का सारा सिकुड़ जाएगा। एक लाइन में वापस पढ़ लेते हैं। जब किसी पादप कोशिका में प्रासरण के कारण जल की हानि होती है, जल की हानि होती है, तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ हैं वो सिकुड़ जाएंगे, परंतु कोशिका भित्ति संकुचित नहीं होती है। इस परिघटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। तो आज अपन ने कोशिका भित्ति कंप्लीट कर ली है भाई। कल आते अपन केंद्रक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, केंद्रक, कोशिका का केंद्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास बराबर देखें, आप लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बराबर वीडियो मिलते हुए रहेंगे। नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।